25 जून 2009 में दुनिया के सबसे बड़ी न्यूज़ हेडलाइन बनी। Now on to one of our other big stories. The king of pop has died. Michael Jackson, the pop music and dance innovator, passed away yesterday. बहुत से स्पेकुलेशंस थे इनकी डेथ को लेकर और इनके दोस्त भी बताते थे कि माइकल वॉज टू यंग टू डाई। पर आखिर कौन से रीजंस थे जिससे लोगों को आज के दिन में भी ये लगता है कि माइकल जैक्सन की डेथ काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस थी। हेडलाइन में तो लिखा था कि माइकल जैक्सन की डेथ ड्रग ओवरडोज से हुई है, पर क्या सच में यही कारण था? Daddy has been the best father you could ever imagine. ऐसा क्या हुआ था जिससे दुनिया को अभी तक का सबसे बड़ा आर्टिस्ट अपना गुमाना पड़ा? एक ऐसा आर्टिस्ट जिसका सिर्फ नाम नहीं, एक एरा था, एक लीगेसी थी, जिसने सिर्फ म्यूजिक ही नहीं बनाया लेकिन उसका बार इतना ऊपर सेट किया कि आज के दिन में भी किसी की इतनी ज़्यादा बड़ी फैन फॉलोइंग नहीं है। जब उनके लाइव परफॉर्मेंसेस होते थे तो लोग सिर्फ उन्हें देखकर ही बेहोश हो जाते थे। बताया जाता है कि करीबन 5000 लोग हर कॉन्सर्ट में बेहोश होते थे। इस लेवल का ऑरा माइकल कैरी करते थे। उनका अनमैच टैलेंट, अटेंशन टू डिटेल और पैशन ही था जिसके चलते उनको इतनी ज़्यादा सक्सेस मिली थी। बट माइकल जैक्सन के शुरुआत के दिनों में ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। एक छोटे से फैमिली बैंड में परफॉर्म करने वाला लड़का कैसे दुनिया का सबसे बड़ा आर्टिस्ट बना। बहुत सारे ग्रेट आर्टिस्ट हैं जो खुद एमजे के फैन हैं। कान्ये वेस्ट ने लाइफ टाइम में 24 ग्रैमीज जीते और उन्होंने भी बताया कि वो माइकल जैक्सन से कितने ज़्यादा प्रेरित थे। इतना फेम कमाने के बाद भी माइकल कंट्रोवर्सीज में हमेशा रहते थे। यहाँ थे उनके लाइफ के ट्रेजेडीज, उनके ऊपर लगे हुए चाइल्ड एलिगेशन सच थे। कैसे हुई दुनिया के सबसे बड़े आर्टिस्ट की डेथ, आज पूरा अनकवर करेंगे आज की इस डॉक्यूमेंट्री में। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1958 में इंडियाना यूएसए में हुआ था। माइकल जैक्सन के टोटल 10 भाई बहन थे और इनके पिता का नाम था जो जैक्सन, जो कि क्रेन ऑपरेटर थे। और बताया जाता है यही वो वक्त था जब इनके फाइनेंशियल कंडीशन उतने सही नहीं थे। इसके चलते जो जैक्सन ने अपने 5 बेटों के अंदर म्यूजिक का टैलेंट देखा और वहीं से बना जैक्सन 5 बैंड, जिसमें थे जैकी, जर्माय, टीटो, मार्लो और खुद माइकल भी थे। जो जैक्सन को ये पता था कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशंस बेटर करने के लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ही सबसे बेस्ट ऑप्शन था। जिस वक्त ये जैक्सन 5 फॉर्म हुआ उस वक्त माइकल सिर्फ 5 साल के थे। जो जैक्सन काफ़ी ज़्यादा सख्त थे अपने बच्चों के साथ। हर रोज़ घंटों घंटों वो अपने 5 लड़कों को रिहर्सल करवाते थे। इनका डिसिप्लिन इतना ज़्यादा था कि इनके बच्चे इनसे काफ़ी ज़्यादा डरते थे। माइकल जैक्सन खुद बताते थे कि इनकी अपने पिता के साथ उतनी कुछ खास नहीं बनी थी। उसका रीज़न ये बताया जाता है कि अगर छोटी सी भी गलती रिहर्सल के टाइम पे किसी से हुई तो इन्हें काफ़ी ज़्यादा मारते थे। एक इंटरव्यू के मुताबिक जो जैक्सन बेल्ट लेके बैठते थे जब ये लोग रिहर्सल कर रहे होते थे। ये भी बताया जाता है कि जो जैक्सन माइकल को एक केमिकल देते थे जिससे उनका वॉइस हाई पिच में भी सेम साउंड करे। और यही वो पॉइंट था जहाँ से माइकल जैक्सन की मेडिसिन पे डिपेंडेंसी बढ़ गई थी, जो आगे जाके उनके लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, जिसे मैं बताऊंगा आपको आगे। इन्हीं सब के बीच में माइकल के पिता एक लिमिट क्रॉस कर देते हैं जब वो उनके बड़ी नाक का होने का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया करते थे, जिसका एज ए चाइल्ड माइकल पे इतना ज़्यादा बुरा असर पड़ता है कि वो ट्रॉमा उनके साथ लाइफ टाइम रहता है। 8 साल की उम्र आते आते माइकल जैक्सन बैंड के लीड वोकल बन गए थे। माइकल का ही टैलेंट था जिसने इस बैंड को काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल बनाया था। जैक्सन 5 को काफ़ी ज़्यादा शोज मिलने लगे क्योंकि माइकल उस टाइम पे काफ़ी छोटे थे और उन्हें ऐसा परफॉर्म करते हुए देखकर लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगा। लोगों को माइकल का परफॉर्मेंस इस वजह से भी पसंद आता था क्योंकि इतनी छोटी उम्र में ऐसा स्टेज परफॉर्मेंस और ऐसा सिंगिंग ये कुछ आसान बात नहीं थी। जैक्सन 5 का सिर्फ डेब्यू होते होते करीबन एक ही साल में इनके सारे सिंगल्स यूएसए टॉप चार्ट्स में थे। सिर्फ यूएसए में ही नहीं, ग्लोबली भी ये टॉप चार्ट्स में अपना नाम बना चुके थे क्योंकि जैक्सन 5 की वर्सेटिलिटी लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आने लगी थी। बट आगे चलते वो मिलते हैं क्विंसी जोन्स को। क्विंसी जोन एक बहुत बड़े म्यूजिक प्रोड्यूसर थे, तो माइकल के लिए ये डील भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। देखिए उस समय तक ब्लैक आर्टिस्ट को बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था और इसी के चलते क्विंसी जोन्स के साथ मिलना ये माइकल के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन चुका था। फाइनली क्विंसी जोन्स के साथ मिलकर माइकल जैक्सन का फर्स्ट सोलो एल्बम आता है जिसका नाम था ऑफ द वॉल। ये एल्बम आया था 1979 में, लेकिन इसका एक सिंगल था डोंट स्टॉप अंटिल यू गेट प्राउड। ये इंस्टेंट हिट बन गया और यहीं से माइकल जैक्सन के लाइफ में एक इतना बड़ा टर्न आता है जो उनके लाइफ को एज अ सिंगल आर्टिस्ट बहुत चेंज करके रख देता है। सिर्फ इसी एल्बम के 7 मिलियन कॉपी सोल्ड हो चुके थे जो माइकल जैक्सन को स्टैंड अलोन आर्टिस्ट की तरह फेम देता है। और इसी एल्बम से माइकल और जोन्स की पार्टनरशिप आगे बढ़ी, जहां आगे जाके उन्होंने 9 एल्बम्स एक साथ किए। 1982 में माइकल जैक्सन का एक एल्बम आता है जिसका नाम था थ्रिलर। ये सॉन्ग इतना फेमस होता है कि MTV पे प्राइम टाइम पे
एक ब्लैक आर्टिस्ट को पहली बार स्पेस मिलता है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि क्यों मॉडर्न आर्टिस्ट इतना ज्यादा एमजे को पसंद किया करते थे। वो एपिटोम थे जिन्होंने ब्लैक आर्टिस्ट के लिए एक बैरियर ब्रेक किया। इसके बाद थ्रिलर एल्बम बहुत सारे रिकॉर्ड्स ऊपर तोड़ते चला गया। सिर्फ यूएसए में ही नहीं, ग्लोबली इस एल्बम को बहुत ज्यादा प्यार मिला। इस समय तक एमजे के पास 8 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड थे, 13 ग्रैमीज अवार्ड से, और ये 1982 ही था जहाँ पे दुनिया ने पहली बार माइकल जैक्सन का मून वॉक मोटाउन परफॉर्मेंस में देखा। बट इसी के बाद माइकल के लाइफ में एक इंसिडेंट होने वाला था जो उनका लाइफ पूरा चेंज करके रख देने वाला। दरअसल 1984 में माइकल पेप्सी के लिए एक कॉमर्शियल शूट कर रहे थे। माइकल पूरा एड कोरियोग्राफ कर रहे थे जिसमें सभी क्रू के सेफ्टी मेजर्स का ध्यान रखा जाता था। बट इसी एड में जब उनका परफॉर्मेंस शुरू हुआ, माइकल को एक फायरवर्क से गुजर के इन्हें बाहर जाना था। यहीं पर मैग्नीशियम फ्लैश बॉम्ब्स थे जिसे आपने और कई इवेंट्स में भी देखा होगा, जो माइकल के सर से 2 फीट दूर बर्स्ट होता है, जिसके चलते इन्हें 3rd डिग्री बर्न हो जाता है। पहले इन्हें पता ही नहीं चला कि इनके बाल जल चुके हैं, बट इवेंचुअली जब आग ने तेजी पकड़ी तब तक बहुत लेट हो चुका था। आगे चल के उनकी प्लास्टिक सर्जरी होती है जिससे उनका अपीयरेंस उनके टूर के लिए रेडी किया जा सके। बट ये सर्जरी तो सक्सेसफुल होती है, मगर वो बिना पेन किलर्स के परफॉर्म ही नहीं कर पा रहे थे। यही सर्जरी में उन्हें बचाने में वो सक्सेसफुल तो हो चुके थे, लेकिन उनके जो बाल थे वो रीग्रो नहीं हो पा रहे थे। और यहीं से सिलसिला शुरू होता है इस अनएंडिंग सर्जरीज का। और यही इंसिडेंट से बताया जाता है कि उनकी जो पेन किलर्स पे डिपेंडेंसी थी वो बढ़ती चली गई। अब एज एन आर्टिस्ट वो पेप्सी पर कार्यवाही तो कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऊपर से जो डैमेज कंट्रोल का पैसा पेप्सी से आया था वो भी उन्होंने चैरिटी में बांट दिया। 1987 में माइकल जैक्सन का एक एल्बम आया बैड। इसमें उनका अपीयरेंस पूरा ही चेंज हो चुका था। अगर उनकी अपीयरेंस को आप कंपेयर करोगे थ्रिलर वाली एल्बम से तो आपको पता चलेगा कि इनका कलर कितना ज़्यादा वाइट हो चुका था। इस बात पर लोगों ने माइकल को काफ़ी क्रिटिसाइज किया कि ये स्टेप दर्शाता है कि माइकल को ब्राउन रहना नहीं पसंद और इसीलिए वो कुछ और बनना चाहते हैं जो कि वो नहीं है। इस घटना के बाद माइकल को काफ़ी ज़्यादा हेट मिला, बट माइकल ने अपने रिस्पॉन्स में क्लियर किया कि उन्हें एक बीमारी है जिसका नाम है विटलिगो, जिसमें धीरे धीरे स्किन वाइट होती जाती है। मैं फोटो भी अटैच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। वो अनबैलेंस्ड स्किन टोन को एडजस्ट करने के लिए वो कॉस्मेटिक क्रीम्स और मेकअप अप्लाई करते थे जिससे उनका स्किन टोन इवन दिखे। बहुत लोग माइकल पर एलिगेशंस भी लगाते हैं कि वो अपनी स्किन ब्लीच कर रहे हैं, लेकिन वो कहीं पर भी प्रूव नहीं हो पाया। उनके अपीयरेंस को लेकर एक और सवाल बहुत ज़्यादा बाहर आता था, वो थे उनके सर्जरीज। आज जितनी भी बार माइकल को आप देखोगे तो हर बार उनका हुलिया अलग अलग ही दिखता था। इस इमेज में आप देख सकते हो कि शुरुआत से लेकर अब तक माइकल कितने ज़्यादा अपीयरेंस में चेंज हो चुके हैं। इसका सबसे बड़ा कारण बताया जाता है उनके फादर जो जैक्सन। माइकल के क्लोज फ्रेंड ने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब माइकल छोटे थे उस वक्त जो जैक्सन उनकी बड़ी नाक को लेके काफ़ी ज़्यादा उनका मजाक उड़ाया करते थे। ऐसी नाक तुम्हें अपने मदर के साइड से मिली है, ये मेरे जेनेटिक्स हो ही नहीं सकते। बट जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, माइकल काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे, तो उनके डैड के बात का असर उन पर ऐसे हुआ कि वो अलग अलग नोज सर्जरीज करवाते ही चले गए। 1988 में माइकल जैक्सन कैलिफोर्निया में एक प्रॉपर्टी परचेज करते हैं और उसको नाम देते हैं द नेवरलैंड रेंच। आगे चलकर इसी प्रॉपर्टी में अम्यूजमेंट पार्क बनता है, जू बनता है और ऑर्फनेज भी बनता है। इस स्पेस को ऐसे डिज़ाइन किया था कि हर बच्चों को ये पसंद आए। और बताया जाता है कि माइकल जैक्सन खुद के घर से ज़्यादा यहाँ पर ज़्यादा रुकते थे क्योंकि उन्हें बच्चे और एनिमल्स काफ़ी ज़्यादा पसंद थे। यही जगह पर दुनिया के सारे अंडर प्रिविलेज बच्चों को यहाँ पर बुलाया जाता है और उनका देखभाल किया जाता था। बहुत सारे ऑर्फन्स को यहाँ पर जगह मिलती थी, उनका ट्रीटमेंट भी माइकल खुद करवाते थे। बताया जाता है कि माइकल जैक्सन ने अपने लाइफ टाइम में 500 मिलियन की चैरिटी की थी। इंडियन रूपी में अगर उसे कन्वर्ट करें तो उस समय के 50 करोड़ होते थे। 1992 में माइकल जैक्सन ने डेंजरस नाम की एक टूर की थी। उसका सारा पैसा और प्रॉफिट इन्होंने चैरिटी में दे दिया था। इतनी चैरिटी के बाद माइकल जैक्सन का नाम दूसरे नंबर पर आता है चैरिटी करने में आफ्टर बिल गेट्स। और यही बात गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी मेंशन है। बट अनफॉर्चुनेटली 1993 में माइकल जैक्सन पर चाइल्ड के एलिगेशंस लगाए गए। दरअसल 1993 में इवन चैंडलर जो कि एक डेंटिस्ट और एक स्क्रीन राइटर था, उसने माइकल जैक्सन पे ये एलिगेशंस लगाए थे कि उनका बेटा जॉर्डन चैंडलर जो सिर्फ 13 साल का था उसके साथ ये घटना हुई। जॉर्डन की मदर तो ये एलिगेशंस डिनाई कर रही थी, बट माइकल जैक्सन का फेम इतना ज़्यादा था कि ये बात से मीडिया ट्रायल शुरू हो जाता है और ये न्यूज़ वाइल्ड फायर की तरह फैलने लगती है। बट लोग सबसे ज़्यादा शॉक तब हो जाते हैं जब माइकल की खुद की बहन ने उसके ऊपर ये एलिगेशन लगाया कि माइकल जैक्सन एक फाइल है। आगे जाके बताया जाता है कि ये जो सिस्टर थे, इनके जो हस्बैंड थे वो काफ़ी ज़्यादा अब्यूजिव थे और उन्होंने ये स्टेटमेंट बोलने के लिए कहा था। अब जॉर्डन चैंडलर जो है
वो पुलिस को ऐसी ग्राफिक डिटेल बताते हैं जो मैं पब्लिकली नहीं बोल सकता, बट इस बात का माइकल पर ऐसा असर हुआ था जिसके बाद उनका बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया था। देखिए, माइकल एज ए पर्सन काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव थे और उसी में इतना बड़ा एलिगेशन उन्हें मॉरली काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करता है, बट कोई भी एविडेंस ना मिलने पर इवेंचुअली ये केस डिसमिस हो गया। एक और बात बताई जाती है कि इवन चैंडलर ने आउट ऑफ द कोर्ट एमजे से 23 मिलियन लेके ये केस कोर्ट के बाहर ही डिसमिस हो गया, जो ये भी दर्शाता है कि इवन चैंडलर ये सारा सब सिर्फ पैसों के लिए कर रहा था। साल 2003 में वापिस से माइकल पर चाइल्ड वाले एलिगेशंस लगाए जाते हैं, बट इसमें भी कुछ प्रूव नहीं हो पाता। बट ये बताया जाता है कि ये केसेस और ये ट्रायल्स इतने ज़्यादा लंबे चले थे, वो काफ़ी डिस्टर्ब हो गए थे। 2003 के बाद चलने वाले ये ट्रायल्स थे, उसके बाद माइकल को पेन किलर्स की आदत और भी ज़्यादा पड़ गई थी। ये फॉल्स एलिगेशन जो उन पर लगे थे वो उनके दिमाग पर काफ़ी ज़्यादा ख़राब असर कर रहे थे। माइकल के फाइनल ईयर्स में उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हुए थे। 2 बार फॉल्स चाइल्ड एलिगेशंस ने उन्हें काफ़ी ज़्यादा मेंटली, फाइनेंशियली और फिजिकली वीक कर दिया था, मगर फिर भी वो 2009 में अपना आखिरी टूर अनाउंस करते हैं जिसमें वो अपने 3 बच्चों के सामने पहली बार परफॉर्म करने वाले थे। जुलाई 13, 2009 से ये टूर शुरू होने वाला था मार्च 2010 तक। इस कॉन्सर्ट के टिकट जैसे ऑनलाइन आते हैं, ये कुछ ही देर में सब सोल्ड आउट हो जाते हैं। सब फैंस काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि माइकल बहुत लंबे टाइम के बाद परफॉर्म करने वाले, बट आगे जाके जो होने वाला था वो एमजे के फैंस के लिए काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग होने वाला था। बात है 24 जून 2009 की, जब माइकल अपना रिहर्सल स्टेपल सेंटर में कर रहे थे। यहाँ से उनका घर करीबन 24 किलोमीटर दूर था। एज़ यूजुअल अपनी प्रैक्टिस कर वो घर वापस पहुँच रहे थे। रात के 12:30 बजे अपने घर पे जाकर वो डिनर करने बैठते हैं, जिसके चलते वो आराम करने अपने बेडरूम में जाते हैं। बट पेप्सी का इंसिडेंट होने के बाद माइकल को नींद की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम थी, जिसके चलते उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इस बीच कॉनराड मुरे, जो माइकल के खुद फिजिशियन थे, उनकी इस चीज़ में एंट्री होती है। कॉनराड मुरे को दिस इज इट टूर के ऑर्गेनाइजर्स ने हायर किया था ताकि वो माइकल जैक्सन का वेलबींग का ध्यान रख सके। बट जैसा मैंने बताया, माइकल को उस दिन इंजेक्शन और मेडिकेशन से भी नींद नहीं आ रही थी। करीबन यही सब चलते चलते 8 घंटे बीत चुके थे और उसके बाद माइकल कॉनराड के पास से प्रोपोफोल मांगते हैं। प्रोपोफोल एक ऐसी दवाई है जो बड़ी सर्जरीज में ही यूज़ होती है। मानो किसी का एक्सीडेंट हुआ है किसी पर्टिकुलर पार्ट में, तो उसे बहरा करने के लिए प्रोपोफोल दिया जाता था। बट प्रोपोफोल को जनरली TCI यानी टारगेट कंट्रोल इन्फ्यूजन, ये एक मशीन के साथ ही दिया जाता है ताकि दवाई अगर कुछ भी उल्टा असर करती है तो पता चल पाए, और उस दिन वहाँ पे TCI मौजूद ही नहीं था। प्रोपोफोल देने के बाद माइकल के पल्स गायब हो जाते हैं, बट सैडली अगले कुछ घंटों तक कॉनराड 911 को फ़ोन ही नहीं करते क्योंकि उसे पता था कि वो प्रोपोफोल बिना TCI के दे रहे थे और वो आगे जाके इन सब चीज़ों में फंस सकते हैं। दोपहर के 2 बजे माइकल जैक्सन को रोनाल्ड रीगन यूक्ला हॉस्पिटल लेके जाने में आता है। वहाँ पे डॉक्टर्स बहुत ट्राई करते हैं, लेकिन माइकल का बॉडी कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा था और डॉक्टर 2:30 पर माइकल जैक्सन को डेड घोषित कर देते हैं। आगे चलकर कॉनराड का इस केस में गिल्टी माना जाता है और कोर्ट उसे 4 साल की सज़ा सुनाती है और मेडिकल लाइसेंस भी कैंसिल कर देती है। कॉनराड की इस गलती की वजह से दुनिया अपना सबसे बड़ा स्टार खो चुकी थी और फैंस भी काफ़ी नाखुश थे माइकल जैक्सन की सडन डेथ की वजह से।